हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं मिडनाइट मास के बचे हुए बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देख सकते हैं ताकि आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। बुक 5 गॉस्पल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा राइली को उस क्रिएचर ने मार दिया है और उसकी फैमिली को लगता है कि वो एरिन के साथ उसके घर पर है और एरिन पूरे रात राइली का वेट करने के बाद उसे कई सारे कॉल्स करती है, पर राइली तो मर चुका है तो कौन ही उसका कॉल पिक करता। अब एरिन राइली को उसके घर पर और उसके बोट पर ढूंढती है, पर किसी को राइली के बारे में नहीं पता था, इवन उसके फैमिली को भी नहीं। इसीलिए एरिन हसन के पास राइली की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने जाती है, जहां उसी ड्रग डीलर की मॉम भी उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाने और जल्द से जल्द अपने बेटे को ढूंढने को कहती है। एरिन हसन को राइली के मिसिंग होने के बारे में बताती है, पर हसन राइली की मेंटल स्टेटस चेक करने के लिए एरिन से पूछता है लास्ट टाइम उन दोनों में क्या बातें हुई थी। और जैसे ही हसन को पता चलता है उन दोनों ने लास्ट टाइम आफ्टर डेथ के बारे में डिस्कस किया था, हसन को लगता है कि ये सुसाइड केस हो सकता है, पर एरिन उसे बताती है राइली बिल्कुल ठीक था और उसकी बातों से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो सुसाइड के बारे में भी सोच सकता है। मीनवाइल चर्च में अब मॉर्निंग मास के टाइम को चेंज करके इवनिंग का टाइम कर दिया गया था और इसका रीजन सिर्फ प्रिस्ट पॉल ही थे। तभी वहाँ डॉक्टर सारा और उसकी मॉम भी मास को ज्वाइन करने आते हैं, जहाँ सब ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि सारा की मॉम अब सारा से भी ज्यादा यंग लगने लगी थी। खैर इवनिंग मास में बेव सारा और उसकी मॉम को देखकर काफी खुश होती है। प्रिस्ट पॉल अपना उपदेश देते हैं और वो फिर से इटर्नल लाइफ और रेजुरेक्शन को गॉड से जोड़ते हैं, जिसे सुन सारा की मॉम को काफी अजीब लगता है और वो मास खत्म होते ही वहाँ से निकल जाती है और सारा को बताती है ये चर्च उनके लिए नहीं है, वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी और ना ही वो प्रिस्ट पॉल को जानती है। उसी रात एरिन से मिलने राइली उसके घर पहुंचता है, पर राइली तो मर चुका था कोली की तरह। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें आगे मिलेगा। राइली एरिन को अपने सपने के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताने के लिए एक बोट में ले जाता है, जहां दोनों एक बोट में अकेले थे और आसपास सिर्फ पानी था, जस्ट लाइक राइली के ड्रीम जैसा ही। यहाँ राइली एरिन को एक स्टोरी सुनाता है, जहाँ वो उसे बताता है वो मर चुका था उस मॉन्स्टर के उसे काटने के बाद, पर वो कुछ घंटों बाद खुद को जिंदा देखता है, जहाँ फादर पॉल उसकी गर्दन फिर से ठीक करते हैं और उसके सारे चोट भी ठीक हो चुके थे। यहाँ फादर उसे बताते हैं कि वही प्रिस्ट प्रूइट हैं और उन्होंने ही कोली को मारा है और उन्हें इस बात का कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि कोली ने कई सारे गुनाह किए थे और उसे उन्होंने सारे गुनाहों से मुक्ति दी है। और प्रिस्ट प्रूइट उसे ये भी बताते हैं पहले वो भी कोली को मारने के बाद गिल्टी थे, पर बेव ने उसे ये सारी बातें समझाई कि उसके अंदर गॉड है और वो सिर्फ कोली को उसके गुनाहों से मुक्ति दे रहे हैं। मिस बेव अब फादर को भी मिसलीड करने लगी थी। फादर आगे बताते हैं उस क्रिएचर के बारे में कि वो एक एंजल है और अब राइली भी गॉड के उस नेक काम में शामिल है जिसे गॉड के एंजल ने खुद चुना है। भगवान पर इतना अंधविश्वास भी ठीक नहीं होता। यहाँ प्रिस्ट को एक वेम्पायर कैसे एंजल लग सकता है। खैर तभी बेव स्टार्च को अपने साथ लेके आती है और हमें पता चलता है कि फादर स्टार्च का ब्लड पी के अपनी भूख मिटा रहे हैं। वो राइली को भी ब्लड ऑफर करते हैं और जैसा कि राइली भी एक वेम्पायर बन चुका था, वो उस खून को पीने से खुद को रोक नहीं पाता। फादर उसे बताते हैं वो सिर्फ सूरज के छिपने के बाद ही बाहर जा सकता है। फादर उस पर भरोसा करके उसे वहाँ से जाने देते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और एरिन राइली को पूछती है वो उसे उस बोट पर क्यों लाया है जहाँ से वो कहीं जा भी नहीं सकती, और अगर वो उसे डराना चाहता है तो वो डरी नहीं है और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है। यहाँ एक पल के लिए लगता है कि राइली एरिन को उसका खून पीने के लिए वहाँ लाया है, पर राइली के तो कुछ और ही प्लान्स थे। उसे पता था एरिन उसकी कही गई किसी बात पर भी यकीन नहीं करेगी, इसीलिए वो उसे उस बोट पर आइसोलेट करने के लिए लाया
पाया था। राइली उसे कहता है वो चाहता है कि एरिन उस आइलैंड से भाग जाए और कभी वापस ना जाए उस आइलैंड पर, और उसे भरोसा दिलाने के लिए राइली सूरज निकलने का वेट कर रहा था। और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो एरिन के सामने राख बन जाता है और एरिन ये देखकर चिल्लाती रह जाती है। पर अब उसे राइली की बातों पर पूरा भरोसा था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बुक 6 एक्ट ऑफ द अपोस्टलस। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फादर राइली का वेट करते हुए समझ जाते हैं कि राइली अब वापस नहीं आएगा और उसने गॉड के दिए हुए गिफ्ट को ठुकरा दिया है। वो ये बात बेव के साथ शेयर करते हैं और बेव फिर से अपने काम में लग जाती है। वो फादर को फिर से मिसलीड करती है कि इटर्नल लाइफ गॉड की दी गई गिफ्ट है जिसे राइली जैसे लोग ठुकरा देते हैं, पर फादर को राइली के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हम राइली के घर पर देखते हैं उसने अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के लिए गुड बाय लेटर छोड़ा हुआ था। एरिन भी आइलैंड पर वापस आ चुकी थी जो स्टार्च को ईस्टर विजिल के मिडनाइट मास के लिए प्रिपरेशन करते देखती है। एरिन सीधे डॉक्टर सारा के पास जाती है और उसे राइली के बारे में सब बताती है। उसे लगता है डॉक्टर सारा उसका भरोसा नहीं करेगी, पर सारा ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन पहले ही कर रखी थी। सारा एरिन को अपने मॉम के ब्लड को धूप में रख के दिखाती है जो धूप में जाते ही जलने लगता है और उस रूम के फायर अलार्म से सारा की मॉम भी वहां आ जाती है, जिन्हें देखकर एरिन शॉक्ड रह जाती है। वो अब और भी ज्यादा यंग हो चुकी थी। सारा उन्हें बताती है ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कुछ लोगों में पाया जाता है जिन्हें सनलाइट से हमेशा प्रॉब्लम होती है। ये वायरस है, टाइप ऑफ सेल है या फिर पैरासाइट है, वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर ये जो भी चीज है वो सनलाइट में जलने लगती है। वो आगे बताती है कि जब उसने एरिन और उसके मॉम का ब्लड धूप में रखा तो उनके नॉर्मल ब्लड को छोड़कर वो चीज धूप में वैनिश हो गई। ये चीज अभी तो उन दोनों के बॉडी में कम मात्रा में है इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, पर राइली के बॉडी में डेफिनेटली ये ज्यादा मात्रा में होगी जिसके वजह से वो धूप में जल गया। वो बताती है जिनके बॉडी में ये चीज मौजूद होती है उनके डैमेज सेल्स अपने आप रिपेयर होने लगते हैं, पर उनके अंदर एक भूख पैदा होती है ब्लड के अंदर मौजूद आयरन के लिए। यहाँ सारा एरिन को ये भी बताती है उसकी प्रेगनेंसी भी इसी चीज के वजह से वैनिश हो गई, जस्ट लाइक राइली। यहाँ हमें एक चीज क्लियर होती है कि फादर ब्लेसिंग के टाइम जो वाइन लोगों को पिला रहे थे उसमें उस क्रिएचर का ब्लड था जो वो हर रोज फादर को देने आता था, और यही चीज लोगों को यंग और बीमारी से दूर कर रही थी। पर जिन्होंने उस वाइन को कंज्यूम नहीं किया था जैसे कि कोली, वो मरने के बाद भी राइली की तरह जिंदा नहीं हो पाया। हम आगे देखते हैं कि राइली के फादर एड जो कि फादर पॉल के पास उन लेटर्स को लेके आए थे जो राइली ने उन सबके लिए छोड़ी थी। उन्हें लगता है राइली डिप्रेस था और कहीं चला गया है, इसीलिए वो फादर से कंफर्म करने आए थे कि उसने एए मीटिंग में उन्हें कुछ बताया था या नहीं, पर फादर को ऐसा कुछ पता नहीं था। एड फादर पॉल को प्रिस्ट प्रूइट के लिखी लेटर को फादर पॉल को देता है क्योंकि उन्हें ही प्रूइट का एड्रेस पता था। एड के जाने के बाद फादर उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें राइली ने लिखा था रिमेम्बर वी आर डस्ट एंड टू डस्ट वी शैल रिटर्न। फादर अभी भी सच्चाई से भाग रहे थे और वो उस लेटर को फेंक देते हैं। मीनवाइल एरिन राइली के मॉम को सब सच बताती है पर वो उस पर भरोसा नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। सारा हसन के पास जाके चर्च पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है, पर हसन उसे बताता है कि वो पहले FBI में था, पर हर कोई उसे आतंकवादी सोचता था और अपने जॉब और डिग्निटी को बचाने के लिए वो इस आइलैंड पर ट्रांसफर हुआ जहां कोई ट्रांसफर नहीं लेना चाहता। वो ये भी बताता है कि वो अपने पास गन नहीं रखता, पर मेयर और मिस बेव उसे एज अ टेररिस्ट ट्रीट करते हैं और अगर वो चर्च पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो शायद वो इस आइलैंड पर भी ना रह पाए। दोपहर को जब एरिन, सारा और उसकी मॉम आइलैंड छोड़कर वहां से जाने को निकलती है तो उन्हें पता चलता है मेयर ने सारे फेरीज को कैंसिल करवा दिया है उस दिन के लिए। शाम होते ही पूरे आइलैंड की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है जो और किसी का नहीं मेयर और स्टार्च का काम था। एरिन, सारा और उसकी मॉम मिडनाइट मास को ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं ताकि वो सबको बचा सके। तभी हम स्टार्च को नेटवर्क लाइंस को भी काटते देखते हैं ताकि
ताकि कोई किसी को भी वहाँ के बारे में इन्फॉर्म ना कर सके। पहले बोट, फिर इलेक्ट्रिसिटी और अब नेटवर्क, सब कुछ डेड हो चुका था। किसी के पास उस आइलैंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अली अपने डैड को भी उस मिडनाइट मास में चलने को कहता है। वो अपने बेटे का दिल रखने के लिए और फादर पॉल द्वारा मिरेकल दिखाए जाने के वजह से मान जाता है। खैर, सब मास के लिए चर्च पहुंचते हैं, जहां फादर पॉल सबको बताते हैं कि वही फादर प्रूइट हैं, और फिर वो इटर्नल लाइफ और गॉड का मिरेकल, यही सब बातें दोहराते हैं। पर सबको विश्वास दिलाने के लिए वो एज अ वॉलेंटियर स्टार्च को बुलाते हैं और बेव एक ड्रिंक बनाती है, जो कि हम देख पाते हैं कि उसमें रैट किल मिलाया गया है। उस ड्रिंक को पीने के बाद स्टार्च सबके सामने मर जाता है। ये देख कुछ लोग डर जाते हैं, पर फादर सबको बताते हैं कि बस कुछ देर बाद वो जिंदा हो जाएगा। ये सब देख हसन अपने बेटे को लेके वहाँ से जाने लगता है, पर तब तक वो वैम्पायर वहाँ आ चुका था। फादर उस क्रिएचर को एज अ एंजल बोल के सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उस क्रिएचर को देख सब काफी डरे हुए थे, पर तभी स्टार्च जिंदा हो जाता है और सब फादर की बात को सच मानते हैं। बेव, वेड और डॉली सबको वही ड्रिंक सर्व करते हैं ताकि वो मरने के बाद इटर्नल लाइफ को हासिल कर सके। हसन अपने बेटे को वहाँ से ले जाने लगता है, पर अली ये सब देखकर अपने पिता पर भरोसा ना करके फादर प्रूइट को चूज करता है। हसन अपनी गन से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ लोग मिलकर रोक देते हैं। हसन के सामने अली और बाकी सब उस ड्रिंक को पी लेते हैं। एरिन, सारा और उसकी मॉम सबको रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। रायली के पेरेंट्स, उसका भाई, लीजा और कुछ और लोग उस ड्रिंक को नहीं पीते। सबको मरता देख सारा की मॉम हसन के गन से फादर प्रूइट को शूट कर देती है, जिससे वो क्रिएचर गुस्सा हो जाता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। बेव चर्च का दरवाजा बंद करवा देती है, और जैसे ही वो वैम्पायर्स जागते हैं, वो बचे हुए इंसानों का खून पीने लगते हैं। उसी बीच रायली के फादर एड को भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। बड़े मुश्किल से एरिन, सारा, हसन, लीजा, वॉरेन और रायली की मॉम एनी वहाँ से बच के निकलते हैं, पर उन्हें रास्ते में बेव मिलती है, जो एरिन के हाथों गन देखकर कहती है वो उसे मार के बस 5 मिनट के लिए ही रोक सकती है, उसके बाद वो फिर से जिंदा हो जाएगी। पर एरिन उसे गोली मार देती है और वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद बेव जिंदा होके चर्च का गेट ओपन करवाती है और वहाँ के सारे वैम्पायर्स को बाकी बचे आइलैंड के लोगों को खत्म करने के लिए खुला छोड़ देती है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बुक 7 रेवलेशन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम सारा के मॉम को जिंदा होते देखते हैं, जो चर्च के अंदर फादर प्रूइट से मिलती है, और यहाँ फादर प्रूइट को अब समझ आ चुका था कि वो जो कर रहे थे गलत है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। सारे वैम्पायर्स बचे हुए जिंदा लोगों को घर से निकालकर अपना शिकार बना रहे थे। तभी एरिन के घर में, जहाँ हमारे बचे हुए मेन कैरेक्टर्स छुपे हुए थे, वहाँ बेव और स्टार्च पहुँच के घर को जला देते हैं, और बेव एरिन को बाहर बुलाती है ताकि वो अपना बदला ले सके, पर एनी सबको वहाँ से भगा देती है और खुद बेव को फेस करती है। यहाँ एनी बेव को उसकी रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है वो कभी भी एक अच्छी इंसान नहीं थी और गॉड उसे दूसरों से ज्यादा पसंद नहीं कर सकते, जो उसे इटर्नल लाइफ के लिए चुना जाएगा। पर बेव यहाँ एनी के बेटे रायली के बारे में कहती है, एक मर्डरर को अगर गॉड चुन सकते हैं तो उसे क्यों नहीं। पर एनी उसे बताती है गॉड रायली को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसने गॉड और इविल में से गॉड को चुना। यहाँ बेव समझ चुकी थी कि एनी उसका ध्यान भटका रही है। वो स्टार्च को पीछे के दरवाजे को चेक करने को कहती है, पर एनी तब तक अपने हाथ के चाकू से अपना गला काट लेती है, और दोनों उसके ब्लड को देखकर खुद को रोक नहीं पाते। चर्च में हम देखते हैं कि फादर को अब सब समझ आ चुका था। वो अपने किए गए
इस काम के वजह से काफी शर्मिंदा थे। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि डॉक्टर सारा फादर प्रूइट की बेटी है और अब फादर चाहते थे कि उनकी बेटी इस नर्क भरी जिंदगी से दूर रहे। हम बेव को देखते हैं जो इतनी पागल हो चुकी थी कि जलते हुए घर को देखकर उसे लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और कुछ चुने हुए लोग ही बचने वाले हैं, इसीलिए वो आइलैंड के सारे घरों में आग लगवा देती है। दूसरे तरफ एरिन, सारा और हसन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं और खुद वो तीनों सारे बोट्स को जला देते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उस आइलैंड से ना जा पाए। दोनों बच्चे कोली के घर से उसकी गन और पेट्रोल लेके उसी घर में पहुँचते हैं जहाँ वो क्रिएचर एक औरत का खून पी रहा था। वो दोनों उस क्रिएचर के ऊपर पेट्रोल डाल के उस घर में भी आग लगा देते हैं, पर वो क्रिएचर वहाँ से भाग निकलता है। हम एनी और एड को दोबारा मिलते देखते हैं जो अब वैम्पायर बन चुके थे, पर उन दोनों ने किसी का भी ब्लड नहीं पिया था। वो अपने भूख को अपने बेटे राइली की तरह ही कंट्रोल कर रहे थे ताकि सनलाइट के निकलते ही वो भी फ्री हो जाए। मीनवाइल बेव फादर से मिलती है और उन्हें सबको आगे लीड करने को कहती है, पर फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब गलत है, पर बेव इस चीज को मानने को रेडी ही नहीं थी। वो सबके लिए रिक्रिएशन सेंटर में बेड एंड शेल्टर का अरेंजमेंट करती है ताकि सब दिन में खुद को बचा सके। मीनवाइल सारा उस चर्च को जलाने के लिए पेट्रोल स्प्रेड कर रही थी, तभी फादर उसे देख लेते हैं और उसे चर्च जलाने के लिए परमिशन देते हैं, पर स्टार जाके सारा को शूट कर देता है। फादर अपना ब्लड पिलाकर सारा को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, पर सारा उस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करती। फादर और सारा की मॉम सारा की बॉडी को उसके फेवरेट ब्रिज तक ले जाते हैं और उस चर्च में भी आग लगा देते हैं। तभी बेव हसन को रिक्रिएशन सेंटर में पेट्रोल डालते देख उस पर गोली चलाती है और उसे टेररिस्ट कहती है। तभी एरिन सेंटर में आग लगाने ही वाली होती है कि वो क्रिएचर आके उसे अपने साथ ले जाता है और वो लाइटर अली के हाथों लग जाता है, पर अब अली को भी अपने गलती का एहसास हो चुका था। वो उस सेंटर को जला देता है और गुस्से में बेव हसन को शूट कर देती है। अब उस आइलैंड के सारे बिल्डिंग्स जल चुके थे, किसी के पास जाने की कोई जगह नहीं बची थी और सारे बोट्स भी जल चुके थे। हमें आगे दिखाया जाता है वो क्रिएचर एरिन का खून पी रहा होता है और उसी का फायदा एरिन उठाती है और उसके दोनों पंखों को बीच से फाड़ देती है। हम देखते हैं अब सारे आइलैंड के लोगों को समझ आ गया था कि उन्होंने जो भी किया गलत था। वो सब बेव को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और सनलाइट के निकलने का वेट करने लगते हैं। अली अपने फादर के साथ लास्ट टाइम नमाज पढ़ता है और सारे लोग गॉड को याद करते हुए अपने लास्ट टाइम में सबको गुड बाय कहते हैं। हम उस क्रिएचर को सूरज के निकलने से पहले वहाँ से भागते देखते हैं जो अब ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। वहीं लीजा और वॉरेन एक बोट में समुद्र के बीचों बीच बैठकर उस क्रिएचर को देखते हैं और एस्टिमेट करते हैं अब ये सूरज निकलने से पहले कहीं छुप नहीं पाएगा। बेव अभी भी अपने को बचाने की कोशिश करती है और जमीन खोद के छुपने की कोशिश करती है, पर सूरज के निकलते ही सब कुछ राख में बदल जाता है और हम उस आइलैंड पर बचे लीजा और वॉरेन को देखते हैं जो सेफली उस बोट पर अभी भी जिंदा थे, पर लीजा कहती है वो फिर से अपना पैर महसूस नहीं कर पा रही है और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ हुआ ये था कि फादर प्रूइट अपने बुढ़ापे से परेशान थे और जब उन्हें उस वैम्पायर के काटने से अपनी जवानी वापस मिली तो वो उस वैम्पायर को गॉड का एंजल समझ बैठे और उसे अपने साथ उस आइलैंड पर ले आए ताकि वो सबको बीमारी और बुढ़ापे से दूर रख सके। पहले तो वो क्रिएचर आइलैंड की बिल्लियों को अपना शिकार बनाता है। उस क्रिएचर के ब्लड को ब्लेसिंग वाइन में यूज करके फादर प्रूइट लीजा और दूसरे लोगों को ठीक करते हैं और जिन्होंने भी उस वाइन को पिया था उन सब के ब्लड में एक ऐसी चीज मिल जाती है जिससे अगर वो मर जाए तो वापस से वो जिंदा हो सकते थे, जैसे कि राइली और स्टार्ज हुए थे। पर इन सब के बीच एरिन अपने बच्चे को खो देती है और उसकी बॉडी तुरंत रिकवर हो जाती है जैसे कि वो कभी प्रेग्नेंट हो ही ना। और अब अगर बात करें बेव की तो वो खुद को गॉड के काफी करीब समझती थी, पर वो एक मतलबी औरत थी, उसे इटर्नल लाइफ चाहिए थी और उसने जब फादर को देखा तो वो ये बिलीव कर बैठी कि वो क्रिएचर एक एंजल है और फिर वो फादर को मैनिपुलेट करती रही और इन सब का फायदा वो क्रिएचर उठा रहा था। हमें लास्ट में कहीं भी वो क्रिएचर
क्रिएचर मरता हुआ नहीं दिखाया गया, और क्योंकि वो एक वैम्पायर था तो हो सकता है कि उसके पंख थोड़ी देर बाद ठीक हो गए हो और वो बच गया हो। यहाँ कहीं ना कहीं एक चांस है सीजन 2 के आने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।